गुड मॉर्निंग बच्चों। बैकडोर से आपके डाउट सॉल्व हो चुके हैं। ऑफिशियली हमारे इस चैप्टर के रिवीजन की रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है और शुरू करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स का लास्ट चैप्टर, मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। इसका रिवीजन। नेशनल इनकम एक काफी कॉम्प्रिहेंसिव मेजर है। किसकी परफॉर्मेंस को चेक करने का? देश की परफॉर्मेंस को चेक करने का। बच्चों एक टॉपिक और हमने पढ़ा था, मतलब वो एक मेजर तो है देश की परफॉर्मेंस को चेक करने का, लेकिन उसको वेलफेयर से आप अटैच नहीं कर सकते। इस बात का आपको ख्याल होना चाहिए। ठीक है, जीडीपी बढ़ रही है तो देश क्या कर रहा है? तरक्की कर रहा है, लेकिन वेलफेयर से अटैच उसको आप बहुत अप्रोप्रिएटली नहीं कर सकते। वो भी हमने पढ़ा था। लेकिन कह रहे हैं कि नेशनल इनकम को कैलकुलेट करना इतना आसान काम नहीं है। ठीक है ना समझो तो आसान नहीं है, और अगर समझो तो आसान है ना। लेकिन हमने तो समझा है, सारे बच्चों ने 75 क्वेश्चंस किए भी है। ठीक है, वो कह रहा है कि जब प्रोडक्शन होता है बच्चों, तो प्रोडक्शन होने से क्या होता है? इनकम जनरेट होती है, फैक्टर इनकम जनरेट होती है, जो किसको दी जाती है? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को। क्यों दी जाती है? बिकॉज उन्होंने प्रोडक्शन में अपना कंट्रीब्यूशन दिया है, अपनी सर्विसेज दी है। इसका मतलब बच्चों ये है कि इनकम फ्लो होता है किसके कॉरस्पॉन्डिंग? आउटपुट फ्लो के कॉरस्पॉन्डिंग क्या जनरेट होती है? इनकम जनरेट होती है। मतलब इकोनॉमी के अंदर जब प्रोडक्शन होता है तो आउटपुट तो जनरेट होता ही है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग इनकम भी क्या होती है? जनरेट होती है। और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ये इनकम को वो खर्च कर देते हैं किसकी खरीदी पे? गुड्स और सर्विसेज की खरीदी पे। ठीक है ना। और ये जो ऐसा होता है, ये जो चक्कर चलता रहता है, जो लूप चलती रहती है, कॉन्टिन्यूस रहती है, क्योंकि प्रोडक्शन एक क्या है? कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। प्रोडक्शन से क्या होता है? इनकम जनरेट होती है, इनकम को वो खर्च कर देते हैं, है ना। वो फार्म के पास चली जाती है। तो और क्योंकि हमारी वांट्स क्या होती है? अनलिमिटेड होती है। तो प्रोडक्शन जिसकी वजह से कॉन्टिन्यूस प्रोसेस बन जाती है। तो ये जो कार्यक्रम है कि पहले आउटपुट जनरेट होएगा, फिर इनकम जनरेट होएगी, फिर वो वहां पे चला जाएगा, ये कार्यक्रम चलता रहता है। ठीक है ना। जिससे कि इनकम फॉर्म होती रहती है। क्या होती रहती है? इनकम फॉर्म। अब उस इनकम को अगर हमें मेजर करना है, कैलकुलेट करना है, तो उसके 3 तरीके होते हैं बच्चों: वैल्यू एडेड मेथड, इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर। जो हमारा सर्कुलर फ्लो होता है इनकम का, ये एक ही चीज को 3 अलग अलग एंगल से या 3 अलग अलग पॉइंट ऑफ टाइम पे हम मेजर कर सकते हैं। और मजे की बात ये है कि तीनों से आंसर भी क्या आता है? सेम आता है। ये बहुत अच्छी बात है कि तीनों से आंसर सेम आता है, बिकॉज हम एक ही चीज को अलग अलग एंगल से क्या कर रहे हैं? मेजर कर रहे हैं। एक तो कर रहे हैं कि भाई प्रोडक्शन कितना हुआ है ना। मतलब हर एक बंदे ने कंट्रीब्यूट करके फाइनली कितने का प्रोडक्शन किया है, वो होता है वैल्यू एडेड मेथड। अगर हमें ऐसा प्रोडक्शन नहीं देखना है तो हर एक बंदे से उसकी इनकम पूछ लो, तो वो हम क्या कर सकते हैं? तब नेशनल इनकम कैलकुलेट कर सकते हैं। और अगर वो इनकम नहीं बता रहा है तो फिर उसका खर्चा देख लो, तो तब भी हम इनकम कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना। वो लिखा हुआ है नोट में कि तीनों मेथड से आंसर क्या आता है बच्चों? सेम आता है, क्योंकि हम एक ही चीज को अलग अलग एंगल से कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है ना, और कामयाब भी हो जाते हैं। और ये भारत में जो नेशनल इनकम को एस्टिमेट करने का जो जिम्मेदारी है, ऐसा काम है, वो किसको सौंपा गया है? सीएसओ को, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन को, है ना। अब बिना किसी भूमिका के सीधा सीधा चालू करता हूं। वैल्यू एडेड मेथड। वैल्यू एडेड मेथड ये बोलता है कि हर एक स्टेज पे कितना कंट्रीब्यूशन हुआ है, कितना वैल्यू एड ऑन हुआ है। और फाइनली बच्चों हम ये जो वैल्यू एडिशन निकालते हैं, वो बैकग्राउंड में आपकी कहानी चल रही होगी, ये वाली। आपको याद है क्या ये कहानी? ठीक है ना, कि एक फार्मर ने व्हीट प्रोड्यूस किया, फिर उस व्हीट को फ्लोर मिल में उसने बेचा, फिर फ्लोर मिल वाले ने क्या किसको बेचा? वो बेकर को बेचा, फिर बेकर ने उसको प्रोड्यूस करके बिस्किट्स वगैरह कंज्यूमर को बेचे। तो ये कहानी चल रही थी। यहाँ पे हर एक का अपना अपना कंट्रीब्यूशन था। फार्मर का अपना कंट्रीब्यूशन था, फ्लोर मिल का अपना कंट्रीब्यूशन था, बेकर का अपना कंट्रीब्यूशन था, और देन फाइनली वो कंज्यूमर के पास तक प्रोडक्ट पहुंचा। इस कंट्रीब्यूशन को ही हमें क्या करना है? फाइंड आउट करके ऐड करना है, ताकि हम क्या निकाल सके? क्या? वेलफेयर, जीडीपी निकाल सके। क्या निकाल सके? जीडीपी। एक बात और बच्चों, इस चैप्टर के अंदर हमने जो कहानी शुरू की है वो शुरू से की है। से यस और नो? शुरू से लेकर के अपनी पिक्चर को एंड तक लेके जाएंगे। लेकिन पिछले वाले चैप्टर में जो हमने कहानी चालू करी थी, वो ना एंड से नहीं, बीच में से चालू करी थी, जहां पे केवल एडजस्टमेंट करते हैं।
लेकिन वो जो कॉन्सेप्ट जैसे जीडीपी है, जो बेस में जो कॉन्सेप्ट चल रहा है वो आता कैसे है, वो इन तीनों मेथड से हम देखते हैं, जिसमें कि हम किस पे चर्चा कर रहे हैं अभी, वैल्यू एडिड मेथड पे, ठीक है ना। तो वैल्यू एडिड का फाइनली जो इक्वेशन बन के आती है बच्चों, वो कैसे आती है, VA इज इक्वल टू VOO माइनस IC, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन, कि हमने टोटल कितना प्रोड्यूस किया उसमें से, लेकिन जो पिछले जो हम पे करके आए हैं, ठीक है ना, जो हम पे करके आए यानी कि इंटरमीडिएट कंजप्शन, वो उसमें से क्या कर दीजिएगा, लेस कर दीजिएगा, तो हमारा कंट्रीब्यूशन निकल के आएगा। हर एक बंदे का कंट्रीब्यूशन ऐड कर देंगे तो जीडीपी एट एमपी आ जाएगी। ख्याल रहे, जीडीपी एट एमपी, जीडीपी एट, जीडीपी एट, बिकॉज 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 अपन लोग क्या कर रहे हैं, हम वो देख रहे हैं कि वो मार्केट में बिक कितने का रहा है, वो कंट्रीब्यूशन हमारा कितने का है, फिर बाद में वो जो पिछले चैप्टर में हमने सीखा था वो एडजस्टमेंट कर लेते हैं। अब जैसे कि हमने इक्वेशन की बात करी कि VA इज इक्वल टू VOO माइनस IC, तो अब डिटेलिंग में घुस जाते किसकी, VOO की, बोले तो वैल्यू ऑफ। अब वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे निकालते हैं बच्चे लोगों, अगर जितना प्रोडक्शन हुआ है, बिकॉज हमारी जो नेशनल इनकम हम एस्टिमेट करते हैं वो प्रोडक्शन ओरिएंटेड होती है, ना कि कंजप्शन ओरिएंटेड, ठीक है ना। हम देखते हैं कि प्रोडक्शन कितना हुआ है, तो बच्चों जितना, अगर जितना प्रोडक्शन हुआ है उतनी ही क्या हुई है, सेल्स हुई है, तो किसको काउंट कर लो, सेल्स को काउंट कर लो, यानी कि VOO इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेल्स हो जाएगा। लेकिन जितना प्रोडक्शन हुआ है अगर उतनी सेल्स नहीं हुई है तो उस केस में अपने को चेंज इन स्टॉक भी लेना पड़ेगा, और सारे बच्चों को पता है चेंज इन स्टॉक कैसे निकालते हैं, क्लोजिंग स्टॉक माइनस। नमन भैया बात समझ में आती है हमें कि सेल्स में हम, हमारे पास जो बिके बगैर बच गया वो जोड़ देंगे हम, जो इस साल प्रोड्यूस तो हुआ था लेकिन अभी हमारे गोडाउन में पड़ा हुआ है, वो माल वेयर हाउस में हमारे पड़ा हुआ है, तो हम वो क्लोजिंग स्टॉक जोड़ देंगे। तो फिर ये बताओ आप, आपने जो ओपनिंग स्टॉक है वो क्यों घटा है बेटा, ओपनिंग स्टॉक वो पिछले साल का था, है ना, वो पिछले साल बन चुका था लेकिन अभी भी हमारे गोडाउन में पड़ा है, तो उसे घटाएंगे बिकॉज उसकी एडजस्टमेंट पिछले साल हो गई थी। तो दैट्स वाई अभी अगर जो माल पूरा बनता है वो बिकता नहीं है, तो उस केस में अपन लोग कैसे निकालते हैं, VOO इज इक्वल टू सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, और क्लोजिंग माइनस ओपनिंग को हम लोग बोलते हैं चेंज इन स्टॉक या चेंज इन इन्वेंट्री। कोई शक तो नहीं आपको। अच्छा नमन भैया, अगर हमने कोई गुड्स को प्रोड्यूस किया है, एसी वाला एग्जांपल, वो हमारी फैक्ट्री है एसी की, और हमने अपने घर के लिए वो एसी कंजप्शन के लिए निकाल लिया हमने, तो आपने तो बोला कि जो नेशनल इनकम होती है वो प्रोडक्शन ओरिएंटेड होती है, तो प्रोडक्शन तो हुआ है लेकिन इसकी सेल्स नहीं हुई है, हाँ बोलो ना। तो नेशनल इनकम में तो ये कायदे से आना चाहिए क्योंकि प्रोडक्शन हुआ है, लेकिन सेल्स में आया नहीं है, ना ही हमारे गोडाउन में पड़ा हुआ है, तो गया कहां पे, अलग से इसको हेडिंग आप क्या करेंगे, एड ऑन करके चलेंगे, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स फॉर सेल्फ कंजप्शन। नमन भैया अगर सेल्स ना दे तो वो, तो क्या कीजिएगा, तो बेटा प्राइस देगा और क्वांटिटी देगा, प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी करके आप क्या निकाल लीजिएगा, सेल्स निकाल लीजिएगा। नमन भैया सेल्स दे दी उसने और उसने एक्सपोर्ट दिए, तो क्या एक्सपोर्ट लेंगे हम, नहीं लेंगे, बिकॉज उसने प्रॉपर प्रॉपर सेल्स दे दी। लेकिन अगर उसने डोमेस्टिक सेल्स दी है और एक्सपोर्ट भी दी है तो लेंगे क्या, हाँ लेंगे, डोमेस्टिक सेल्स दी है और एक्सपोर्ट दी है तो दोनों को प्लस करके ओवरऑल सेल्स निकालेंगे कि टोटल हमने कितना बेचा है। क्या सेल्स के साथ इंपोर्ट चलेंगे क्या, सेल्स के साथ इंपोर्ट नहीं चलेंगे, क्योंकि इंपोर्ट का मतलब आईसी से होता है, किससे होता है, ना कि किससे, वैल्यू ऑफ आउटपुट से। वैल्यू ऑफ आउटपुट का मतलब होता है किससे, एक्सपोर्ट से, सेल्स और एक्सपोर्ट से। मुझे बताओ मैंने कोई पॉइंट छोड़ा है VOO में, मेरे ख्याल मैंने सारे पॉइंट कवर कर लिए। अब बिल्कुल डिटेल में, अगर बिल्कुल डिटेल में अगर आपको ये बोलना है कि VOO कैसे निकालेगा, तो बोल दीजिए मेरे को, प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी जो अल्टीमेटली सेल्स बन जाता है, प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक प्लस प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन। कोई और छूट गया क्या कोई चीज, नहीं ना। अभी ये सारी चीजें हो गई, अब देखो, अब इधर ऐसे दिखाने का कोई फायदा नहीं है, ये सारी चीजें जो भी लिखी है वो मैं बोल चुका हूँ बच्चों। बस ये और देख लो कि इसको क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट मेथड बोलते हैं, इन्वेंट्री मेथड बोलते हैं, रीजन नहीं बता रहा हूँ आज, आउटपुट मेथड बोलते हैं, इंडस्ट्रियल ओरिजिन मेथड बोलते हैं, कमोडिटी सर्विस मेथड बोलते हैं, कई सारे इस मेथड के नाम है। अब इस मेथड में दो चीजें होती है, वैल्यू ऑफ आउटपुट और इंटरमीडिएट कंजप्शन। VOO को तो हम डिटेल में रिवाइज कर चुके हैं, अब बात करते हैं किसकी, इंटरमीडिएट कंजप्शन की। इंटरमीडिएट कंजप्शन वो होता है बच्चों
जो आपने क्या किया होता है, जो आपने खर्चा किया होता है, क्या किया होता है, खर्चा किया होता है गुड्स को बनाने के लिए, और वो खर्चा आपने इंटरमीडिएट गुड्स के ऊपर भी किया होता है, एडिशनली पावर चार्जेस वगैरह होते हैं या कोई दूसरा खर्चा जो उस गुड्स को बनाने के लिए आपने किया है, तो सब मिल करके क्या बनता है, उससे आईसी बनता है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन। अगर उसने आईसी दिया है, अगर उसने क्या दिया है, और परचेज ऑफ रॉ मटेरियल दिया है, आप क्या लोगे, बिकॉज आईसी वाइडर टर्म है, उसने आईसी दिया है, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल दिया है, और वो इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस दिए है, या कोई रेंट पेड दिया है, रेंट पेड, तो क्या लीजिएगा। और अगर उसने आईसी ना दिया हो, उसने परचेज ऑफ रॉ मटेरियल और पावर चार्जेस वगैरह दिए हो, तो दोनों लेंगे। हाँ बोलो, ये समझ में आ रहा है ना आपको मैं क्या बोल रहा हूँ, पर्टिकुलरली आपको ओवरऑल लेना है, ठीक है ना, ऐसा ना हो कि कोई चीज छूट जाए, ठीक है, जो भी आपने गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए खर्चा जितना भी इंटरमीडिएटली किया है वो सब लेके चलना है। अगर वो बोलता है परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, क्या बोलता है, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल बोलता है, और फिर बोलता है इंपोर्ट, तो क्या लीजिएगा, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल लीजिएगा, इंपोर्ट नहीं लीजिएगा, क्योंकि वो उसमें सब कुछ आ गया। अगर वो बोलता है परचेज ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम डोमेस्टिक मार्केट, अभी इंपोर्ट देता है, तो अभी लीजिएगा, क्योंकि डोमेस्टिक से इतना परचेज किया हमने और इंपोर्ट इतना किया है, तो ओवरऑल मिला के आईसी आ जाएगा। बात समझ में आ रही है आपको। अच्छा, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल का एक्सपोर्ट के साथ तो कोई मतलब नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है, क्योंकि नेचर भी मैच करनी है। एक क्वेश्चन मैंने दिया था, आपने गड़बड़ भी की थी किसी एक बच्चे ने, उसमें मैंने आपको समझाया भी था वहां पे कि जब हम क्या लेते हैं, वीओओ की बात करते हैं तो उस केस में एक्सपोर्ट साथ में चलते हैं, जब हम आईसी की बात करते हैं तो इंपोर्ट साथ में चलते हैं, है ना। नमन भैया इतनी सिंपल सी बात है, आप क्यों बता रहे हो, बच्चे लोगों को पता क्या होता है, जब एग्जाम में वो बोलते हैं ना वीओओ और साथ में इंपोर्ट भी देता है एक्सपोर्ट भी देता है, तब कंफ्यूजन होती है साथ में एक साथ, तो ध्यान रखने का, अरे कुल मिला के देखने का, वैल्यू ऑफ आउटपुट से पैसा आता है, एक्सपोर्ट से भी पैसा आता है, तो साथ साथ वाले एक साथ लोगे यहाँ, है ना। इंटरमीडिएट में पैसा जाता है और इंपोर्ट में भी पैसा जाता है, उसकी नेचर सेम रहेगी। मुझे लगता है मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी है ये सब कुछ बताने में आपको, ठीक है ना, जितना भी सारा टेक्स्ट लिखा है इंग्लिश में वो सब कुछ मैंने आपको बता दिया। एक ये टोटल कंजप्शन एक्सपेंडिचर होता है, इसको बाद में देखेंगे, ये बीच में फालतू का डाला है। फिलहाल अभी अगर हम हर एक फॉर्म का या हर एक सेक्टर का क्या निकाल ले, वैल्यू एडिड निकाल ले, है ना। वैल्यू एडिड कैसे निकालेंगे, वीओओ माइनस आईसी। तो ऐसे बच्चों का उसने तीन सेक्टर का आपको क्या दिया है, डेटा दिया है, उससे आप वैल्यू एडिड ऑफ प्राइमरी सेक्टर, वैल्यू एडिड ऑफ सेकेंडरी सेक्टर, वैल्यू एडिड ऑफ टर्शियरी सेक्टर निकाल लेंगे, तो आपको क्या मिलेगा, जीडीपी एट एमपी। सारे बच्चों को पता है, उसके बाद तीन कैलकुलेशन हमें करनी होती है, तीन एडजस्टमेंट करनी होती है, और फाइनली अपनी मंजिल तक हम पहुंच जाएंगे। हमारी मंजिल क्या है, नेशनल इनकम, है ना। जीडीपी एट एमपी में डैप माइनस कीजिएगा, एनएफआईए प्लस कीजिएगा, और एनआईटी माइनस कीजिएगा, तो आपको एनएनपी एट एफसी बोले तो नेशनल इनकम मिल जाएगी। ये सबसे बड़ा मेथड था और सबसे टेक्निकल है, ज्यादा टाइम इसमें लगा है, और मुझे नहीं लगता कि कोई पॉइंट मैंने इसमें छोड़ा है ना, होगा तो बाद में याद दिला देना, वैसे कोई छूटा नहीं है पॉइंट। ये देख लो, एक बीच में एक एक्स्ट्रा पॉइंट है, टोटल कंजप्शन एक्सपेंडिचर कैसे निकालते हैं, जो भी टोटल खर्चा किसने किया है, हाउस होल्ड ने किया है और गवर्नमेंट ने किया है। एक क्वेश्चन में हमने किया भी था, ये निकाला था ना, आई थिंक मेरे को याद आ रहा है, उसका आंसर 590 आ रहा था, बोलो ना, जहां तक मेरे को याद आ रहा है उसका आंसर कितना आ रहा था, 500, करके भी दिखाया था मैंने। अरे जिसमें वो है ना डबल एडजस्टमेंट करते हैं, किसने इसको बेचा, एक की सेल है तो दूसरे की, वो ऐसे करके गवर्नमेंट वाला भी था, हाउस होल्ड वाला भी था, तो ऐसा करके टोटल कंजप्शन एक्सपेंडिचर वो खर्चा होता है जो हाउस होल्ड ने किया होता है, गवर्नमेंट ने किया होता है, किसकी खरीदी पे होता है, परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम डिफरेंट फर्म्स, जो अलग अलग फर्म से खरीदा है, ठीक है ना। तो इसको हमने कैसे सॉल्व किया था, वो बोल रहा है कि जो खर्चा किसने किया है, हाउस होल्ड ने किया और गवर्नमेंट ने किया है ना, खरीदी पे। तो हम इसको ऐसे भी तो देख सकते हैं, जो फर्म ने हाउस होल्ड को और गवर्नमेंट को बेचा है, भाई फर्म के लिए तो वो क्या है, उसकी सेल है, लेकिन उनके लिए क्या है, हाउस होल्ड के लिए, गवर्नमेंट के लिए क्या है, परचेज है। तो बस हम ये देख लेते हैं, अगर हमें टोटल कंजप्शन एक्सपेंडिचर निकालना होता तो ये देख लेते हैं कि फर्म ने गवर्नमेंट को और हाउस होल्ड को कितना बेचा, वही क्या है, टोटल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। मुझे बताओ, ये जो सामने ये कुछ इक्वेशन सी बनी हुई है, इसमें कोई डाउट है क्या आपको, तो मैंने आपको बता दिया। इसी के साथ साथ बच्चों हमारा वैल्यू एडिड तो खत्म हो जाता है, इसके क्वेश्चन चालू होते हैं, एक टॉपिक है इसमें लास्ट में,
प्रिकॉशंस, उस पे आ जाते हैं। ये सारे क्वेश्चन हमने किए थे, जो हाईलाइटेड क्वेश्चन है जिनको मार्क किए हैं, आपने भी किए होंगे अपने मन से कुछ मार्क, उनको भी ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। जो आपने मार्क किए हैं उनको बाद में भी सॉल्व कीजिएगा, बाकी अगर आप आपकी कॉपी में आपने सॉल्व किए तो एक बार उनकी रीडिंग भी ले लोगे आप क्वेश्चन की, तो पता पड़ जाएगा आपको। मुझे नहीं लगता कि मैंने आपको बहुत मतलब कोई ऐसा क्वेश्चन छुड़वाया है ना, अनलेस एंड अनटिल कोई नए नए कोई क्वेश्चन फ्रेम हुआ उसको तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन कॉन्सेप्ट हमारे इतने स्ट्रॉन्ग है कि अगर नया क्वेश्चन भी आ जाएंगे तो हम उन्हें हैंडल कर लेंगे। प्रिकॉशन देखते हैं बच्चों। सबसे पहली बात, इंटरमीडिएट गुड्स कभी भी इंक्लूड नहीं होते नेशनल इनकम में, पहला पॉइंट बोल रहा है। सेकंड हैंड गुड्स की जो खरीदी और बेची होती है वो भी नहीं आती नेशनल इनकम में, लेकिन जिस बंदे ने, जिस ऑर्गेनाइजेशन ने, जिस इंस्टीट्यूशन ने वो खरीद और बेच करवाने में क्या की है, हेल्प की है, उसने जो कमीशन चार्ज किया है वो नेशनल इनकम में आएगा। जैसे कि हमने एग्जांपल दिया था आपको OLX का, ठीक है ना। OLX ने जो कमीशन चार्ज किया है सेकंड हैंड गुड्स की खरीदी और बेची में, तो उनकी तो वो प्रोडक्टिव सर्विस है, वो तो आएगी नेशनल इनकम में। अगर बच्चों हमने प्रोडक्शन किया है सर्विसेज का, किसकी बात कर रहे हैं, सर्विसेज का प्रोडक्शन किया सेल्फ कंजप्शन के लिए, तो वो नहीं आएगा, बिकॉज वो मार्केटेबल्स नहीं है, यानी कि उनकी जो हमने खुद के लिए सर्विसेज जनरेट की है उनकी मार्केट में वैल्यू नहीं है। भाई हम अपने मजे को कर रहे हैं, है ना, हम गार्डनिंग कर रहे हैं, है ना, हम पेड़ पौधे लगा रहे हैं, उनकी केयर कर रहे हैं, मम्मी अपनी किचन सजा रही है, ठीक है ना, हमारी फैमिली के लिए, सब बच्चों के लिए और अपने हस्बैंड के लिए, हमारे पापा के लिए क्या कर रही है, बहुत सारे सुबह से लेकर शाम तक काम कर रही है, तो अपने सेटिस्फेक्शन के लिए कर रही है वो, उनकी कोई मार्केट में वैल्यू नहीं है। हम अपनी गाड़ी धो रहे हैं, अपने मजे को धो रहे हैं, कोई हमें कह दे पड़ोसी हमारी भी धो दो, भाई तेरी नहीं धोएंगे हम, अपनी अपनी धोएंगे, ठीक है ना, अपने मजे के लिए कर रहे हैं हम, तो उनकी कोई मार्केट में वैल्यू नहीं है। तेरे को ज्यादा ऐसा मस्ती है तो जाके मार्केट में सर्विसेज मिलती है वहां पे जाकर के करवा ले काम, ठीक है ना। लेकिन बच्चों ख्याल रहे, जो हम गुड्स का प्रोडक्शन करते हैं सेल्फ कंजप्शन के लिए, वो हम नेशनल इनकम में काउंट करते हैं, बिकॉज वो गुड्स प्रोड्यूस हुए हैं और उनकी मार्केट वैल्यू भी अवेलेबल है। कि काश अगर वो गुड्स हम ना करते यूज, ठीक है ना। नमन भैया यही लॉजिक उसमें लगाओ ना आप सर्विस में, अरे नहीं भाई, मम्मी को पूछ के देखना, बता देगी तुम्हें खुद, ठीक है ना। हमारे लिए भी तो खाना बना ही रही हो, तो एक एक काम करो, एक रेस्टोरेंट चालू कर लो, ए तू जाना दिमाग खराब मत कर, रेस्टोरेंट चालू कर लो, ठीक है ना, तेरे को मिल रहा है खाना बस उतना ही बहुत है, या दुनिया का ठेका ले रखा तूने, रेस्टोरेंट चालू कर लो, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों, ये थोड़ा अजीब सा पॉइंट था, ये मैंने आपको बताया था, जो इम्प्यूटेड वैल्यू होती है किसकी, ओनर ऑक्यूपाइड हाउसेज की, वो हम क्या करते हैं, इंक्लूड करते हैं, मतलब जिन घर में हम रहते हैं, भले ही हम उनका क्या नहीं देते हैं, रेंट नहीं देते, ये कह रहे हैं कि काश तुम ना रहते इसमें, किसी और को देते, तो उसकी मार्केट वैल्यू अवेलेबल होती है, तो उसकी भी हम क्या कर लेंगे, इम्प्यूटेड वैल्यू को एस्टिमेट कर लेंगे नेशनल इनकम में। सारे बच्चों को पता है लास्ट वाला जो पॉइंट होता है बच्चों, वो है चेंज इन स्टॉक या चेंज इन इन्वेंट्री, वो तो हम नेशनल इनकम में लेते ही। नेक्स्ट बच्चों, इनकम मेथड। जो भी इनकम एक बंदे ने कमाई है किसी भी तरीके से, लेकिन वो तरीका लीगल होना चाहिए, वो सब हम किस में लेते हैं, नेशनल इनकम में लेते हैं। किस में लेते हैं। अच्छा एक पॉइंट और जो मैं आपको रिकॉल कराना चाहता हूँ, कि जो देश की इनकम के आंकड़े आते हैं, नंबर्स आते हैं, वो वही तो आते हैं जो लोग रिपोर्ट करते हैं। जो ब्लैक मनी, जो ब्लैक में कमाया था लोगों ने, वो भी आता है क्या, नहीं आता है। एक्चुअल में हमारी जीडीपी बहुत ऊपर है ना, क्योंकि सारे लोगों को पता है कि इंसान अगर 10 रुपए कमाता है तो आधा ही बताता है कि आधा ही कमाया मैंने, 9.5 को तो ऐसे ही हजम कर जाता है वो, ठीक है। तो जो रिपोर्ट की होती है गवर्नमेंट के पास वही नंबर्स आते हैं। खैर, तो इस मेथड में कमी भी है इनकम मेथड में, कि ठीक है इनकम मेथड से हम निकाल तो लेंगे, कैलकुलेट तो कर लेंगे इनकम, लेकिन लोग लोग क्या नहीं करेंगे, आपको बराबर से बताएंगे नहीं। तो बच्चों इसमें इसे बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिंग शेयर मेथड भी बोलते हैं, फैक्टर पेमेंट मेथड भी बोलते हैं। सारे बच्चों को पता है इसके 5 कंपोनेंट होते हैं, क्या होते हैं। छोड़ो यार नोट्स, नोट्स को करो साइड में अभी, ठीक है ना। अभी हमें चीजों को अपने माइंड में सेट करना है, पढ़ तो चुके ही हम, सारी चीजें पता भी है, न्यूमेरिकल में बार बार यूज भी कर रहे हैं। सारे बच्चों को पता है 5 हेडिंग होती है, वो 5 हेडिंग माइंड में, और उनके अंदर के जो खास खास पॉइंट है, जो मेन बात है, वो वापस से रिकॉल करनी है। पहले मेरे को 5 हेडिंग बैक टू बैक चिपक के बोलो। कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, रेंट एंड रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट और मिक्स्ड इनकम। ये साइड के दो तो छोड़ दो, ये बीच के जो 3 है इनका कॉम्बिनेशन ऑपरेटिंग सरप्लस होता है। क्या होता है, ऑपरेटिंग सरप्लस। सीओई के 3 बच्चे होते हैं, वेजेस एंड सैलरीज इन कैश, वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स सोशल सिक्योरिटी स्कीम, ठीक है ना। फिर 3 बच्चे किसके हैं, प्रॉफिट के हैं, कॉर्पोरेट टैक्स, डिविडेंड और रिटेन अर्निंग। इतनी बात समझ में आती है।
अच्छा, बात करते हैं, सीधा वापस से आते हैं बैक गियर मार के कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज पे। उसमें जो पहली हेडिंग है वेजेस एंड सैलरीज इन कैश, वो हम मतलब उसमें हम जो भी हमने कैश में पे किया है वो सारी चीजें हम क्या करेंगे, काउंट करेंगे, लेकिन एक चीज नहीं लेंगे जो हमने कैश में पे किया। वेरी गुड, रिम्बर्समेंट। क्या नहीं लेंगे? अब बताने की जरूरत तो नहीं है कि रिम्बर्समेंट क्या होता है, अब तो रिवीजन चल रहा है, वो तो हमने मेन लेक्चर में देखा था पूरे एग्जांपल की हेल्प से। उस दिन तो मेरे साथ हादसा भी हो गया था कि मेरे को वापस से रिकॉर्ड करनी पड़ी थी वीडियो। हाँ जी, एक दिन ऐसा लगा होगा तुम्हें, अजीब सा लगा होगा ना तुम्हें एक दिन, वो 25 मिनट की वीडियो होगी कि दरअसल क्या है ना, मेरी नेचर ही है कि मेरे सामने अगर कोई होता है तो ही मेरा फुल पोटेंशियल आएगा। मेरे सामने खाली हो ना तो मैं ही कंफ्यूज हो जाऊंगा कि मेरे को क्या पढ़ाना है। ठीक है, वो मतलब ऐसे एक्टिंग नाटकबाजी तो करनी पड़ेगी, लेकिन कंफर्टेबल नहीं हो पाता। कंफर्टेबल तभी होता है जब सामने ऑडियंस हो। हाँ जी, दूसरा, इसमें रिम्बर्समेंट नहीं लेते। दूसरा बच्चों, वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड, कि जितनी भी फैसिलिटीज होती है, जो भी फैसिलिटीज है जो हमने काइंड में, मतलब काइंड का मतलब होता है अदर देन कैश, जो हमने अदर देन कैश क्या की है, पे की है, तो वो भी सब लेंगे। लेकिन बच्चों जो नेसेसरी फैसिलिटीज होती है जो नेसेसरी फैसिलिटीज होती है जॉब को परफॉर्म करने के लिए, वो उसकी सैलरी में काउंट नहीं करने का, है ना। तुम उसे देते जाओ, तुमने पोस्टमैन को बाइक दी, उसकी तुमने क्या दी, उसको यूनिफॉर्म दी, सारी सैलरी तुमने उसमें बराबर कर दी। तेरे को बाइक दी थी ना हमने, तेरे को यूनिफॉर्म दी थी ना, तेरी सैलरी कितने की थी पर मंथ, 10,000 थी। ये तेरे को हमने बाइक दी ना, 20,000 रुपये हमारे निकल गए पूरे साल जॉब करके। ऐसा नहीं होगा, तो वो नहीं लेंगे। तीसरा होता है बच्चों एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टुवर्ड्स सोशल सिक्योरिटी स्कीम। उसमें क्या रहता है, उसमें जो एम्प्लॉयर ने जो सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स में कंट्रीब्यूट किया, जैसे कि पीएफ में, या कोई ग्रेचुइटी दी है, कोई पेंशन देगा, तो वो भी हम काउंट करेंगे। जबकि आपको ख्याल रखना है कि इसमें जो थर्ड पार्टी का कंट्रीब्यूशन होता है वो हम नहीं लेते हैं। जैसे वो इंश्योरेंस वाला एग्जांपल दिया था, बिकॉज वो हमारा एम्प्लॉयर नहीं है ना। दूसरी बात, एम्प्लॉय का भी कंट्रीब्यूशन नहीं लेंगे, क्योंकि एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन ऑलरेडी आ चुका है, वेजेस एंड सैलरीज इन कैश। भाई जो उसे कैश में मिला है उसमें से तो उसने कंट्रीब्यूट किया होगा ना, तो उसका भी नहीं लेंगे हम। दूसरा है बच्चों रेंट एंड रॉयल्टी। रेंट सारे बच्चों को पता है, एक्चुअल रेंट भी लेंगे हम और इम्प्यूटेड रेंट भी लेंगे। अभी तो बताया था इम्प्यूटेड रेंट, अरे जी हम खुद के घर में रहते हैं, ठीक है ना। अच्छा, रॉयल्टी क्या होती है? रॉयल्टी जो हमने कोई कंटेंट तैयार किया है या सब सॉइल असेट्स होती है, उनका जो हमें पैसा मिलता रहता है, जैसे सब सॉइल असेट्स के एक्सट्रैक्शन पे पैसा मिलता रहता है, बुक्स जो हमने लिखी है उनकी सेलिंग पे हमें पैसा मिलता रहता है, वो रॉयल्टी होती है। तो रॉयल्टी सिंपल, प्रैक्टिकली क्वेश्चन में भी रॉयल्टी बहुत कम देखने मिलती है, ठीक है ना, बाकी होती है, ठीक है। तीसरा क्या है बच्चों, तीसरा कंपोनेंट क्या है अपना, इंटरेस्ट। हाँ जी, इंटरेस्ट लेंगे, इंटरेस्ट लेंगे, एक्चुअल भी और इम्प्यूटेड भी। लेकिन केवल कौन से वाला इंटरेस्ट लेंगे, जो प्रोडक्टिव पर्पस के लिए हो। किसके लिए हो? जो कंजप्शन पर्पस के लिए होता है वो इंटरेस्ट हम नहीं लेते। एक फर्म ने दूसरी फर्म को जो इंटरेस्ट पे किया है उसे भी आप नहीं लेंगे, बिकॉज वो एक का क्या है, खर्चा है, तो वो तो वहीं पे एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, जो इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेट है वो भी नहीं लोगे, बिकॉज जो इंटरेस्ट इन नेशनल डेट होता है वो जो सरकार लोन लेती है वो कंजप्शन पर्पस के लिए लेती है, ना कि प्रोडक्टिव पर्पस के लिए, तो उसका ब्याज भी हम नहीं लेंगे। ये बातें आपको ध्यान में रख के चलनी है। फिर बच्चों चौथा कंपोनेंट होता है प्रॉफिट। क्या होता है? प्रॉफिट के कितने बच्चे होते हैं? 3 बच्चे होते हैं। कितने बच्चे होते हैं? पहला कॉर्पोरेट टैक्स, ये डायरेक्ट टैक्स होता है कि इनडायरेक्ट टैक्स होता है? बोलो, इनडायरेक्ट। डायरेक्ट होता है, क्या होता है? डायरेक्ट टैक्स होता है। फिर जो डिविडेंड होता है, डिविडेंड क्या होता है? प्रॉफिट का वो पार्ट होता है जो हम डिस्ट्रीब्यूट कर दिए होते हैं, किसके बीच में? शेयर होल्डर्स के बीच में। और रिटेन अर्निंग क्या होती है? जो पार्ट हमने प्रॉफिट का रोक के रख लिया। तीनों को कंबाइन कर दो, क्योंकि अपने को प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखना होता है। क्या देखना होता है? तो तीनों को कंबाइन कर दो, एक तो डिविडेंड को, रिटेन अर्निंग को और कॉर्पोरेट टैक्स को, तो अपने को क्या आ जाएगा? प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा। क्या आ जाएगा? और लास्ट में बच्चों जो मेजर मेजर हेड है उनकी तो हमने अलग अलग ले ली भाई। सैलरी से कमाई गई इनकम कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय में ले ली, रेंट एंड रॉयल्टी जो हमने लेट आउट करते प्रॉपर्टी वो ले ली, ठीक है ना। जो हमने लोन पे पैसा दिया उसका ब्याज हमने काउंट कर लिया। फिर जो हमने धंधे से, बिजनेस से जो क्या बनाया, प्रॉफिट बनाया, वो हमने ले लिया। अब जो भी कुछ छोटी मोटी जो इनकम बची है सेल्फ एम्प्लॉयड की, उनको हमने एक हेडिंग में ले ली, मिक्स्ड इनकम में, या फिर मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड भी बोलते हैं। पांचों को प्लस करके ख्याल रहे एनडीपी एट एफसी आता है, मतलब सीधा सीधा डोमेस्टिक इनकम आता है, ना कि जीडीपी एट एमपी। जीडीपी एट एमपी आता है वैल्यू एडेड मेथड में, समझ में आ रही है, और एक्सपेंडिचर में आता है, इसमें सीधा डोमेस्टिक इनकम आती है।
और इसमें एक एडजस्टमेंट करके NFIA प्लस करके इसमें बच्चों नेशनल इनकम आ जाती है। ये सब कुछ मैं आपको बता चुका हूं बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट, अभी इसका टॉपिक है प्रिकॉशंस। ये सारी चीजें बता दी ना मैंने आपको, ये इसके क्वेश्चंस है। प्रिकॉशन, बेटा ट्रांसफर इनकम नहीं लेने का सारे बच्चों को पता है। प्रिकॉशन मतलब किन किन बातों का ध्यान रखना है। ट्रांसफर इनकम नहीं लेने का, जैसे कि स्कॉलरशिप हो गई, डोनेशंस हो गई, ओल्ड एज पेंशन, रिटायरमेंट पेंशन नहीं, ओल्ड एज पेंशन, ठीक है ना, वो नहीं आती है। जो आपने पैसा कमाया है शेयर्स वगैरह या डिवेंचर्स वगैरह को बेच करके, कोई बॉन्ड्स को बेच करके, तो वो भी इसमें नहीं आएगा, बिकॉज वो जस्ट एक क्या है, पेपर क्लेम है। क्या है, उनकी ओनरशिप ट्रांसफर हुई है, एक्चुअल में कोई गुड्स और सर्विसेज जनरेट नहीं हुई है। हालांकि जिस ब्रोकर ने वो सेल और परचेज करवाने में हेल्प करी, उसने जो कमीशन चार्ज करा वो आएगा, ठीक है ना। अच्छा बच्चों, जो विंडफॉल गेन होते हैं, जैसे आपने लॉटरी जीत ली, हॉर्स रेस में पैसा जीत लिया, कसिनो में पैसा जीत लिया आपने, ठीक है ना, या कोई सट्टा खेला, तो वो नहीं आता, मतलब IPL वगैरह में लगाया, तो वो इस सारी चीजें नेशनल इनकम में नहीं आती, क्योंकि वो प्रोडक्टिव नहीं है, ठीक है ना। वो तो विंडफॉल है, हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, ठीक है ना। और जो आपने ये वापस से पॉइंट रिपीट हुआ है, जो सेकंड हैंड गुड्स से होते हैं उनकी जो सेल परचेज होती है, उनसे जो इनकम जनरेट होती है वो नहीं आती है, लेकिन कमीशन उनका आता है, लाइक OLX। ये सारा कुछ हो गया। इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय ओनर ऑफ प्रोडक्शन यूनिट विल बी इंक्लूडेड। देखो ये क्या बोल रहा है, यहाँ पे मैंने आपको लिखवाया भी था कि डिफरेंट है किससे, सर्विसेज सेल्फ कंजप्शन से। कैसे, जो हमने इम्प्यूटेड वैल्यू दी है अपने बिजनेस में, अपने लिए जनरेट नहीं की है, अपने बिजनेस में दिया। सारे बच्चों को पता है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट भी बोलता है, बिजनेस अलग है और मालिक अलग है। मैं अगर अपने बिजनेस में क्या कर रहा हूँ, जॉब कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, मतलब जॉब नहीं इन द सेंस कि उसे मैनेज कर रहा हूँ, तो काश वो मैं मैनेज ना करता, कहीं और मैनेज करता, तो वहां से मेरे को क्या आती, सैलरी आती, या मैं किसी और को हायर करता तो उसको सैलरी देता, तो अपनी सैलरी भी मैं मान के चलूंगा। नमन भैया ये तो सर्विस वाली बात हो, अरे बेटा बोला ना अभी, ये सेल्फ कंजप्शन के लिए सर्विस नहीं है, ये अपने बिजनेस को प्रोवाइड की गई सर्विसेज है। मैंने इधर लिखा है सावधान इंडिया, और इधर लिखा भी इट इज डिफरेंट फ्रॉम सर्विसेज फॉर सेल्फ कंजप्शन। तो ये चीज देख के चलेंगे आप। जो आपने पास सेविंग में से जो पैसा पे किया है वो भी आप नेशनल इनकम में नहीं लेंगे, क्योंकि वो तो उस साल आ चुकी होगी जिस साल में आपने वो कमाई थी। और इनडायरेक्ट टैक्सेस भी बच्चों किस में नहीं आते हैं, नेशनल इनकम में नहीं आते हैं, बिकॉज जब भी हम तो नेशनल इनकम जो लेके आते हैं वो फैक्टर कॉस्ट पे लेके आते हैं, और फैक्टर कॉस्ट पे लाने के लिए तो इनडायरेक्ट टैक्सेस को तो हम क्या ही करते हैं, माइनस करते हैं कि नहीं करते हैं, माइनस NIT करते हैं कि नहीं करते, अगर मार्केट प्राइस पे हो तो ये भी नहीं आते हैं। फाइनली बच्चों आपका कौन सा मेथड है, एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड में मेजर तौर पे कितनी हेडिंग होती है, 4 हेडिंग होती है। कितनी हेडिंग होती है, 4 हेडिंग होती है। पहला PFCE प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, GFCE गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, GDCF ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, और प्लस नेट एक्सपोर्ट X माइनस M। जो तीसरा बच्चा है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, उसके 2 बच्चे होते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन और चेंज इन स्टॉक। जो ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन होता है उसके 3 बच्चे होते हैं, एक तो GRCI ग्रॉस रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट, दूसरा ग्रॉस बिजनेस इन्वेस्टमेंट, और तीसरा ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट। चेंज इन स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक करके निकलता है। सारे बच्चों को वो ख्याल होना चाहिए कि अगर ये तीनों दिए तो इन तीनों को प्लस करके क्या निकाल लेंगे अपन लोग, GDFCF निकाल लेंगे। क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक को एडजस्टमेंट करके चेंज इन स्टॉक निकाल लेंगे। जो ये दोनों आए इनको प्लस करके GDCF लेके आएंगे। अगर उसने क्वेश्चन में NDCF दिया है तो जो बाद में, क्योंकि एक्सपेंडिचर मेथड में GDP एट MP आता है, तो इसने क्योंकि यहाँ पे क्या दिया है, बोलो ना, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दिया है, तो वो क्या आएगा बाद में, NDP एट MP आएगा। आप चाहे तो इसे यहाँ पे डेप प्लस करके GDP एट MP ले आओ, अगर मतलब बाद में जरूरत पड़ेगी तो आपको उसे फिर वापस से लेस कीजिएगा, लेकिन वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखना होता है कि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है, क्या उसने क्वेश्चन में पूछा है। तो बच्चों चारों जो ऊपर की जो हेडिंग होती है PFCE, GFCE, GDCF और X माइनस M, इनको प्लस करके GDP एट MP आता है। मेरे ख्याल इनके अंदर इतना ज्यादा कुछ तो ऐसा टेक्निकल है नहीं है, बस एक चीज टेक्निकल है कि जो हमने खर्चा किया होता है पहले वाली हेडिंग में क्या है, PFCE प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, तो जो कंज्यूमर ने खर्चा किया है वो सब आता है, कंज्यूमर ने, और जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है वो सब खर्चा किया हुआ आता है, चाहे वो ड्यूरेबल्स हो चाहे वो नॉन ड्यूरेबल्स हो। लेकिन ड्यूरेबल्स में वो नहीं लेने का आप, जो आपने घर बनाया, अपना कंस्ट्रक्शन किया है, परचेज किया है, बिकॉज वो कंज्यूमर गुड्स नहीं है, वो कैपिटल गुड्स है, और हम तो यहाँ पे खर्चा केवल कौन सा लेते हैं, कंज्यूमर गुड्स का लेते हैं।
इसमें वो चीज है बस, ठीक है ना, वो चीजें यहाँ से हट करके वहां पे आ जाती है। गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, जो गवर्नमेंट इकोनॉमी को रन करने के लिए खर्चा करती है, वो सारी चीजें आती है। और कैपिटल फॉर्मेशन में जो खर्चा प्राइवेट पार्टी ने और गवर्नमेंट ने देश के हित में या अपने घर को बनाने में, अपने बिजनेस को चलाने में वो किया, तो वो आता है, जैसे फैक्ट्री वगैरह बनवाई वगैरह वगैरह, वो सारी चीजें। और एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट आपको पता ही है बच्चों, ठीक है ना, ये सारा कुछ हो गया। जीडीपी एट एमपी में एडजस्टमेंट कीजिएगा आप, ये डेप्रिसिएशन की, एनआईटी की और एनएफआईए की, तो आप अपनी मंजिल तक पहुंच जाओगे। मंजिल थी हमारी एनएनपी एट एफसी, बोले तो नेशनल इनकम। कोई डाउट तो नहीं है आपको? देखो मेजर मेजर तौर पे जो चैप्टर है, इसका जो टेक्स्ट है वो खत्म हो जाता है। कुछ इसमें और टॉपिक्स है वो भी देख लेते हैं। मुश्किल से 15 मिनट में पूरे चैप्टर का रिवीजन हो जाएगा, ठीक है ना, बहुत डिटेल में किया है बच्चों, है ना। और वो भी बिना नोट्स को देखे, ऐसे नहीं कि नोट्स को उधर पढ़ के, सारी चीजें माइंड में होनी चाहिए कि क्या क्या कौन सी चीजें कौन से पॉइंट में या कौन से टॉपिक में है। बात करते हैं नेशनल इनकम एट करंट प्राइस की एंड नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस की, ठीक है ना। नारेबाजी से चालू करते हैं। जिस साल की क्वांटिटी उसी साल के प्राइस, जिस साल की क्वांटिटी उसी साल के प्राइस, इसे कहते हैं नेशनल इनकम एट करंट प्राइस। करंट ईयर की क्वांटिटी बेस ईयर के प्राइस, करंट ईयर की क्वांटिटी बेस ईयर के प्राइस, इसे कहते हैं नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस। और क्यों निकालने की जरूरत है, क्यों निकालने की जरूरत है कांस्टेंट प्राइस पे? बिकॉज इससे हमें ट्रू पिक्चर पता चल जाएगी इकोनॉमी की, कि वाकई में जो जीडीपी बढ़ी है वो इन्फ्लेशन की वजह से बढ़ी है या प्रोडक्शन की वजह से बढ़ी है। बिकॉज जीडीपी प्राइसेस के बढ़ने की वजह से भी हो सकती है और क्वांटिटी यानी कि प्रोडक्शन की वजह से भी। तो अपने को जो एक्चुअल में जो ट्रू पिक्चर दिखाती है वो क्वांटिटी से बढ़ी हुई जीडीपी दिखाती है, ना कि प्राइस से बढ़े हुए, ठीक है ना। तो ये इसमें सारी चीजें लिखी हुई है जो मैंने आपको बोला बच्चों। जो मैंने हिंदी में बोला पहले पहले बुलेट में, वो इंग्लिश में लिखा हुआ है, वो चीज देख लेना आप, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों, इसे किसको रियल इनकम बोलते हैं? किसको रियल इनकम बोलते हैं बोलो? जो कांस्टेंट प्राइस पे होती है, ठीक है ना। अच्छा, जो कांस्टेंट प्राइस के लिए आप जो बेस सेलेक्ट करते हो, जो बेस प्राइस सेलेक्ट करते हो, वो कौन सा ईयर सेलेक्ट करते हो? जो मतलब ऐसा नहीं है 2011-12 मतलब नॉर्मली ऐसा कोई ना जिंदगी में 2011-12 करे, कभी आगे बढ़ेंगे ही नहीं, जिसमें कोई फ्लक्चुएशंस ना हो, जिस साल में, जिसमें इस साल में इकोनॉमी ने मतलब नॉर्मली रन किया हो, ना तो उसमें बहुत ज्यादा बूम आई हो और ना ही बहुत ज्यादा डिप्रेशन आई हो, रिसेशन वगैरह, ठीक है ना। ये हमने बच्चों एग्जांपल लिया था, आई होप आपको समझेगा ये एग्जांपल, ठीक है ना। और ये भी मैंने आपको बता दिया क्यों मेजर करते हैं हम, किस पे? बेस ईयर के प्राइस पे, क्योंकि अपने को पता लगाना होता है कि वाकई में देश की तरक्की हुई है या नहीं हुई है, ठीक है ना। अब बच्चों एक बात बताओ, अगर मेरे को करंट प्राइस वाली जो नेशनल इनकम है या जो जीडीपी है उसे कांस्टेंट पे कन्वर्ट करना, तो कैसे कीजिएगा? जो करंट वाली है वो अपने आप में प्राइस इंडेक्स की हेल्प से डिस्काउंट कर दो तो आ जाएगी वो। जैसे बोल रहे कि मतलब प्राइस इंडेक्स क्या बताता है कि ऑन एन एवरेज जो चीजें 100 रुपए की आती थी आज वो कितने की आ रही है। लेट्स सपोज 140 है इंडेक्स, कितना है? 140। और मेरी आज के टाइम पे जो नेशनल इनकम है जीडीपी है वो 1,40,000 है, कितनी है करंट प्राइस पे? तो इसका मतलब है 1,40,000 अपने आप में 140% है, तो 100% कितना होगा? बस वो निकल जाएगा बच्चों। तो फॉर्मूला क्या बनता है इसका? नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस इज इक्वल टू नेशनल इनकम एट करंट प्राइस अपॉन करंट प्राइस इंडेक्स मल्टीप्लाइड बाय 100। और इन्हीं को जो करंट प्राइस पे होती है बच्चों, जो कौन होती है, उसे मैं नॉमिनल इनकम बोल सकता हूं। जो कांस्टेंट पे होती है वो रियल इनकम होती है। और जो वो है आपका जो सीपीआई है, करंट प्राइस इंडेक्स है, उसे मैं जीडीपी डिफ्लेटर बोल सकता हूं। हाँ बोलो ना। तो मैं ना जीडीपी डिफ्लेटर भी निकाल सकता हूं, या मैं प्रॉपर पहले इक्वेशन बोलता हूं, आप विजुअलाइज करना मैं बोल कह रहा हूं। नॉमिनल जीडीपी इज इक्वल टू रियल जीडीपी अपॉन जीडीपी डिफ्लेटर इनटू 100। अब जीडीपी डिफ्लेटर को इधर लेके आओ और नॉमिनल जीडीपी को नीचे लेके आओ। से नो? हाँ बोलो ना। नॉमिनल जीडीपी को लेके आओ, बोलो ना, नॉमिनल जीडीपी को लेके आओ नीचे। बेटा नॉमिनल को नहीं लेके आने का, रियल को लेके आने का, ठीक है ना, रियल को लेके आने का। मेरे को ऐसा लगता है शायद मैंने इससे पहले में भी पता नहीं मिस्टेक की है कि नहीं की है। अगर ऐसा बाद में देख रहे हो तो अगर मिस्टेक की है तो उसे देख लेना। वो मैं वापस से चलो बोलता हूँ, फिर वापस से बोलता हूँ। इधर क्या बोलेंगे अपन लोग? रियल की नॉमिनल,
रियल की नॉमिनल, रियल जीडीपी, ऊपर में नॉमिनल जीडीपी अपॉन जीडीपी डिफ्लेटर इनटू 100। अगर मेरे को जीडीपी डिफ्लेटर निकालना हो तो जीडीपी डिफ्लेटर को तो लेके आओ इधर और ये रियल को लेके आओ इधर, तो जीडीपी डिफ्लेटर का फॉर्मूला क्या बनेगा, नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इनटू 100। समझ में आई? तो बच्चों ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी। देखो रुको, अभी इतनी जल्दी कहाँ है आपको, ये देखो समझ में आती है बात आपको बेटा? अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा हो तो सारी चीजें समझ में आएगी, अगर कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा और कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है यार, पता नहीं कितनी बार पढ़ा है, एक बार तो अदरवाइज ही आपको याद होगा इधर यहाँ पे वो लगा करके मैंने पढ़ाया था ना आपको, वो इधर व्हाइट बोर्ड लगा करके बताया था, उसकी रिकॉर्डिंग अवेलेबल नहीं है, अदरवाइज कराया था वो। फिर वही कॉन्सेप्ट मैंने बार बार आपको लिंक कराया जब मैंने 1/LRR कराया आपको, जब 1/MPS कराया, और आज भी ये वही है, आज भी ये वही है। ये 1/GDP डिफ्लेटर है, उसकी नॉमिनल में मल्टीप्लाई कर दो तो आपकी क्या आ जाएगी, जो रियल जीडीपी है वो आ जाएगी। ठीक है ना? सेम कॉन्सेप्ट 3 बार रिपीट हुआ है। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों, और सेकंड लास्ट टॉपिक है जीडीपी एंड वेलफेयर। क्या आप जीडीपी को वेलफेयर का इंडेक्स बोल सकते हो? होता तो है लेकिन पूरी तरीके से नहीं होता है ना? जीडीपी का मतलब ये नहीं है कि जीडीपी बढ़ रही है तो वेलफेयर भी बढ़ ही रहा होगा, उसके कई सारे रीजन है। ठीक है ना? आमतौर पर तो माना जाता है जीडीपी को वेलफेयर का इंडेक्स, लेकिन पूरी तरीके से नहीं माना जाता। पहला रीजन है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी। जीडीपी बढ़ तो रही है लेकिन केवल जो अमीर है वो और अमीर हो रहा है, गरीब और गरीब हो रहा है। कहने का मतलब है अमीरों की ही जीडीपी बढ़ रही है। देश की, आप ये मत बोलो देश की जीडीपी बढ़ रही है, देश की तो चलो ठीक है बढ़ रही है, देश की तो देखने में पता पड़ रहा है कि देश की बढ़ रही है, लेकिन एक्चुअल में जो जीडीपी बढ़ने में बढ़ाने में कंट्रीब्यूशन है वो अमीरों का ही है। यानी कि अमीर ही कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, ऐसे बोलो अमीर ही और अमीर हो रहे हैं। तो जो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है वो गैप बढ़ता जा रहा है। तो कहाँ हो रहा है वेलफेयर? अमीरों का ही वेलफेयर हो रहा है, जो पहले ऑलरेडी जो पहले एक हायर स्टेटस एंजॉय कर रहे थे, बस आज भी उन्हीं का वेलफेयर हो रहा है, बाकी किसी का वेलफेयर नहीं हो रहा है। एक रीजन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी। दूसरा है बच्चों चेंज इन प्राइस। जीडीपी तो एक दिखावा भी हो सकता है, जीडीपी बढ़ना तो प्राइस की वजह से भी हो सकता है। तो उस केस में क्या कीजिएगा आप बोलोगे वेलफेयर हो रहा है, उल्टा लोगों को नुकसान हो रहा है, इन्फ्लेशन की मार पड़ रही है लोगों को, है ना? उनको पहले वाले प्रोडक्ट खरीदने के लिए ज्यादा पे करना पड़ रहा है, तो वेलफेयर नहीं हो रहा है। तीसरा नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज। भाई बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो हमारी मम्मी या हम अपने खुद के लिए सर्विस जनरेट करते हैं, वो जीडीपी में तो नहीं आती, लेकिन वेलफेयर तो हमारा हो रहा होता है। और जबकि अगर आप यूएसए की बात करो तो जो सर्विस हमें हमारी मम्मी देती है पूरे घर को मैनेज करने में, उधर वो करते नहीं है, वो अपने आप सर्विस जनरेट नहीं करते, वो मेड्स वगैरह की हेल्प लेते हैं, तो उनका वेलफेयर कहाँ हो रहा है? जीडीपी तो उनकी बढ़ रही है। तो ऐसा, तो जीडीपी ना बढ़ने से भी क्या हो जाता है बच्चों? वेलफेयर हो जाता है। ठीक है ना? ये तीसरी जो हेडिंग है, जो तीसरा रीजन है वो यही बोलता है। नेक्स्ट है बच्चों एक्सटर्नैलिटीज। एक्सटर्नैलिटीज क्या होती है? ये बेनिफिट्स और हार्म्स होते हैं जो किसी एक फर्म या किसी एक इंडिविजुअल के द्वारा होते हैं, और जिनके लिए ना तो उसको कोई पेमेंट करनी होती है, ना उससे कोई पेमेंट ली गई होती है, ना ही उसके ऊपर कोई पिनल एक्शन लिया जाता है। अब ये एक्सटर्नैलिटीज दो टाइप की होती है, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव जैसे कि सरकार ने पार्क वगैरह चला के रखी है, ठीक है ना? तो उसमें क्या रहता है बेसिकली बच्चों, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन क्या हो रहा है? वेलफेयर हो रहा है। क्या हो रहा है? जीडीपी में तो इंक्रीमेंट हो नहीं रहा है, काउंट नहीं हो रहा है, लेकिन वेलफेयर हो रहा है। जबकि जो नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी होती है उसमें क्या रहता है? उसमें फैक्ट्री फैक्ट्री वगैरह लगती है, इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है, उसमें पेड़ों की कटिंग होती है, डिफोरेस्टेशन होता है, से यस और नो, तो पॉल्यूशन करते हैं, वो क्रिएट करते हैं, तो उससे क्या हो रहा है? जीडीपी तो बढ़ रही है लेकिन वेलफेयर क्या हो रहा है? हमारा कम हो रहा है। समझ में आ रही है बच्चों बात? अच्छा एक चीज और बताना चाहता हूँ यहाँ पे, मैं ऐड भी करूंगा उसमें, शायद मेरे अभी ऐसे माइंड में आ रहा है, कई बार वो एग्जाम में से पूछ लेता है कि व्हाट डू यू मीन बाय पब्लिक गुड्स। पब्लिक गुड्स क्या होते हैं? तो पब्लिक गुड्स वो होते हैं बच्चों जो पब्लिक एट लार्ज यूज की जाते हैं और जिनके लिए कोई क्या भी नहीं होते, चार्जेस भी नहीं लिए जाते, जैसे स्ट्रीट लाइट्स वगैरह हो गई, है ना? अब स्ट्रीट लाइट्स है, अब मान लिया मेरे घर के बाहर लगी हुई है स्ट्रीट लाइट, मैं बोल रहा हूँ ये मेरी लाइट है, मैं यूज करूंगा इसे, हाँ, तेरे बाप की है क्या? ठीक है ना? वो सब सरकार ने लगाई है ना? मेरे अगर जिसके मेरे बगल में कोई मोहल्ले वाला कोई मेरा पड़ोसी है तो वो भी इसको एंजॉय करेगा, वो रोशनी वो भी लेगा, हम भी लेंगे, हम पूरे इस पे लगी हुई है, सड़क है, पब्लिक गुड है ना? किसी के बाप की कोई ना है, सब यूज कर रहे हैं, उसके लिए वो डायरेक्टली उनसे कोई चार्ज भी नहीं लिया जाता। ये मैं ऐड करूंगा, फिलहाल आप मतलब इसे नोट करके चलना, बाकी अपने इसके नोट्स बना लेना इस पर्टिकुलर पॉइंट के, मैं तो आपको अवेलेबल करा ही दूंगा।
बाकी पहले भी आपने जो मेरे से डाउट्स पूछे हैं या थोड़ी बहुत मिस्टेक कहीं नोट्स में थोड़ी बहुत छोटी मोटी कोई सिली मिस्टेक है वो मैं सब सही कर चुका हूँ, बस वो एप्लीकेशन में अपडेट आना बाकी है। ठीक है, आ जाएगा। दरअसल यार वो अभी रेजर पे वालों से थोड़ा चक्कर चल रहा है, पंगा चल रहा है। वो रेजर पे वालों ने भी हमें अलॉट कर दिया, उनकी ऑनबोर्डिंग स्टार्ट हुई है अभी, तो बस वो कुछ टाइम में और हो जाएगा फाइनलाइज, तब आपको अपडेट मिल जाएगा पक्का पक्का। ठीक है, हाँ जी। तो ये एक्सटर्नैलिटीज हो गई। नेक्स्ट है बच्चों रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। जीडीपी तो बढ़ रही है, अच्छी बात है, चलो जीडीपी बढ़ रही है, पॉपुलेशन उससे भी तेजी स्पीड से बढ़ रही है। सारी प्रॉब्लम की जड़ ही पॉपुलेशन है, क्योंकि भैया पॉपुलेशन से डिमांड और सप्लाई पे इफेक्ट पड़ता है। किस पे फर्क पड़ता है? और पूरी जो अर्थव्यवस्था चलती है वो गेम प्लान ही किसका है? डिमांड एंड सप्लाई का। ये जो लोग मिलावट करते हैं, है ना, इतनी चीटिंग कर रहे हैं, पैसा कमाने की चाह है, इन सब के पीछे जो बेस जो रीजन है ना, वो पॉपुलेशन ग्रोथ है। क्या है? पॉपुलेशन ग्रोथ कम हो जाए, ठीक है ना ज्यादा डिमांड होएगी। जब ज्यादा डिमांड नहीं होएगी तो सप्लाई हम क्या कर सकते हैं? मैच कर सकते हैं। ज्यादा प्रोड्यूस करने की चाह नहीं बढ़ेगी, जब ज्यादा प्रोड्यूस करने की चाह नहीं बढ़ेगी तो ज्यादा पैसा कमाने की चाह भी नहीं होगी। लोग जिंदगी पहले जैसे जी रहे थे ईमानदारी से वैसे ही जिएंगे। इसकी वजह से बहुत सारी दिक्कतें होती है। तो कह रहे हैं कि जीडीपी बढ़ रही है लेकिन पॉपुलेशन इससे भी तेजी स्पीड से बढ़ रही है, तो जो पर हेड अवेलेबिलिटी है रिसोर्सेज की वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो ठीक है, एक तो बाकी सारों का जो वो था वेलफेयर था वो कॉम्प्रोमाइज हो गया, और कुछ लोग ऐसे हो जाएंगे जो रिसोर्सेज से वंचित रह जाएंगे, तो उनका वेलफेयर कहाँ होगा? जीडीपी तो बढ़ रही है, जीडीपी के बढ़ने से ऐसा नहीं होता। आप साथ में किसको भी काउंट करो, पॉपुलेशन ग्रोथ को भी काउंट करो, है ना। तो वो चीज है। नेक्स्ट है बच्चों जॉबलेस ग्रोथ। क्या है? जीडीपी तो बिना एम्प्लॉयमेंट के भी बढ़ जाएगी, क्योंकि भैया एआई का जमाना है, चैट जीपीटी का जमाना है ना, एआई टूल्स इतने आ रहे हैं कि जो बहुत लोगों की, जेसीबी का जमाना है, ठीक है ना। तो जेसीबी सारा काम करेगी तो अपन लोग क्या करेंगे? हम उसे देखेंगे, ठीक है ना, ये क्या कर रही है, कैसे कर रही है ना। हम वो ऐसा उसका मुफ्त में आनंद उठाएंगे। तो जीडीपी तो बढ़ रही है भाई, जीडीपी तो बढ़ रही है, लेकिन जॉब्स नहीं है। जॉब्स नहीं है तो लोग क्या नहीं कमा रहे? अल्टीमेटली पैसा नहीं कमा रहे हैं भाई। पैसा एक हद तक तो काम करता ही है हमारे वेलफेयर के लिए। हमने बिल्कुल तो नहीं मना किया कि जीडीपी वेलफेयर का इंडेक्स नहीं है, एक हद तक है। एटलीस्ट हमारी बेसिक जो जरूरत है वो तो पूरी हो जाए। तो जब वो भी पूरी नहीं होएगी और जीडीपी तो ग्रो करते जा रही है, तो वेलफेयर कहाँ होएगा हमारा? कहीं भी नहीं होएगा वेलफेयर। तो फाइनली बच्चों हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जीडीपी को एक सेटिस्फैक्टरी मेजर आपने नहीं मानना चाहिए। किसका? वेलफेयर का। एक हद तक मानते हैं तो ठीक है, लेकिन पूरी तरीके से नहीं आप बोल सकते। ये कंक्लूजन है। और लास्ट टॉपिक है बच्चों मैक्रो इकोनॉमिक्स का। इसके बाद हम मैं तो मैक्रो इकोनॉमिक्स को अपने एंड से तो नहीं छेड़ूंगा, आपके डाउट्स वगैरह होंगे तो वो सॉल्व करा दूंगा, ठीक है ना। ग्रीन जीएनपी, आपने जो इनकम कमाई है वो इनकम आपकी प्योर नहीं है, आपने बहुत, है ना, उसके लिए कॉस्ट पे करनी पड़ी है। क्या पे करनी पड़ी है? हमें बहुत कीमत चुकानी पड़ी है, और कीमत छोटी मोटी कीमत नहीं चुकानी पड़ी है। हमने जो सबसे प्यारी चीज एक इंसान के लिए होनी चाहिए वो गवाया है, जिसकी हम वैल्यू नहीं समझते, जिसकी हम अहमियत नहीं समझते। हमने अपनी नेचर को गवाया है। किसको गवाया है? नेचर को गवाया है, ठीक है ना। तो अब ये बोल रहे हैं थोड़ा सा इस तरीके का कॉन्सेप्ट है, कुछ इकोनॉमिस्ट का मानना ये है कि जो तुमने नेचर के साथ कॉम्प्रोमाइजेशन किया है ना, उसको जो तुमने बर्बाद किया है नेचर को, तो उसको हम रिस्टोर कर सकते हैं। हालांकि रिस्टोर नहीं कर सकते, नेचर जो थी वो, तभी तो नेचर है यार, उसकी नेचर ही वो है। तुम उसे आर्टिफिशियली रिस्टोर कर दोगे, लेकिन जो नेचर थी वो उसका असली नेचर नहीं होगा। फिर भी कह रहे हैं हम कि चलो ठीक है रिस्टोर कर देंगे, कि तुमने 5 लाख रुपए कमाए, तुमने 10 लाख रुपए कमाए, लेकिन तुमने वो 10 लाख कमाने के लिए 3 लाख रुपए का तुमने क्या किया? एनवायरमेंट को नुकसान पहुंचा है। तो वो पैसे तुम हमें दे दो या उन्हें साइड निकाल लो। तो बाकी ऐसी इनकम जिसके ऊपर कोई दाग नहीं है, जिसको हम बोल सकते कि तुम बहुत सीधे सच्चे और बहुत ऐसा मतलब देवता आदमी हो, तुम 7 लाख रुपए तुमने कमाए हैं बिना किसी को नुकसान पहुंचाए, तो बस वही क्या है? ग्रीन जीएनपी। जो आपने अपने रिसोर्सेज को डिप्लीट किया है ना, उनका उनको रिस्टोर करने में कितना पैसा लगेगा उसे ओवरऑल जीएनपी में से आप एडजस्ट कर दो, मतलब सब्सट्रैक्ट कर दो। बाकी जो रिमेनिंग बचेगा, जो रेसिडुअल पार्ट बचेगा, वो आपकी क्या रहने वाली है? ग्रीन जीएनपी रहने वाली है। मतलब इस पे कोई दाग धब्बे अब नहीं है, ठीक है बस। और ये बताती है बच्चों कि जितनी ज्यादा ग्रीन जीएनपी होगी उतना ज्यादा सस्टेनेबिलिटी ज्यादा होगी, मतलब हम ज्यादा सस्टेन कर पाएंगे ना, तो वो चीज है। इसी के साथ साथ बच्चों बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपके कोऑपरेशन के लिए। हम सक्सेसफुली हमने मैक्रो इकोनॉमिक्स को जैसा मैंने चाहा था वैसे हमने इसे कंप्लीट कर लिया, विद रिवीजन, विद टेस्ट वगैरह। एक टेस्ट रहता है इसका,
अब वो हम अभी बस डिसाइड कर लेंगे रिकॉर्डिंग के बाद कि कब कब होगा।